Okay, today's lesson is about the strategies to manage an ECE class when you are a new teacher. ठीक है, आपको कुछ स्ट्रेटजीज बहुत कारआमद साबित हो सकती हैं। न्यू टीचर है, ट्रेन है, आप किसी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, राइट? यू आर ट्रेन नाउ, right? You are getting training, but when you are going in the class, that is something practical. So first strategy will be the teacher should be prepared and organized. What does this mean? इसका क्या मतलब होगा? Prepared and organized. For example, आप एक क्लास में आज पढ़ा रही हैं, एक साउंड पढ़ा रही हैं, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका प्लान बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? डेली लेसन प्लान, DLP। इन शॉर्ट क्या कहेंगे? DLP। आपका DLP प्रिपेयर होना लाजमी है। DLP के अंदर क्या करती है टीचर एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करती है, एक्टिविटी लिखती है और एक्टिविटी के लिए किस मेथड को वो अपना रही है वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। जब ये तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी तो टीचर वहाँ पे डेफिनेटली प्रिपेयर्ड होगी, उसका लेसन बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल, टीचर ने आज पढ़ाना है ये लेटर। क्या पढ़ा रही है टीचर? ओ। द साउंड ऑफ ओ इज ओ। ओ पढ़ा रही है तो आपके पास व्हाट इज दिस? दिस इज सैंड पेपर लेटर। ठीक है, आपके पास ये इसका सिंबल है दिखाने के लिए। तो ये तब तैयार होगा जब आप एक अपना लेसन प्रिपेयर करते हैं तो, ठीक है। अगर अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया है तो ये आपने तैयार नहीं किया है, फाइन। उसके साथ साथ आपके पास एक और डॉक्यूमेंट होगा जिसके ऊपर ओ से रिलेटेड वोकैबुलरी डिस्प्ले होगा, ठीक है। उस वोकैबुलरी को बच्चे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा अगर आप उससे रिलेटेड कोई और एक्टिविटी करवा रही है, लेटर बनवा रही है, तो उससे जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो पहले से आप प्रिपेयर रखें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कंक्रीट मटेरियल, मींस रियल मटेरियल, ठोस कोई चीज़, ठीक है। जैसे कि अगर आप बच्चे को जो है ना क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, तसव्वुर करने के लिए कहोगे तो उस वक्त बच्चा अच्छा सा आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि कीबोर्ड ऐसा होता है। वर्बली आप एक्सप्लेन करोगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप रियल मटेरियल से बच्चे को एक्सपीरियंस करने का मौका दे दो, ठीक है। ये उसके हाथ में होगा, वो फील करेगा, देखेगा तो कहीं से समझेगा, ठीक है। और वो बहुत देर तक उसके दिमाग में ये चीज़ महफूज होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कंक्रीट मटेरियल दिखाएं। अगर कंक्रीट मटेरियल नहीं है तो व्हाट इज़ द ऑप्शन? फ्लैश कार्ड। वेरी गुड। उसी चीज़ का फ्लैश कार्ड तैयार होना चाहिए जो आप चीज़ दिखा रहे हो। जैसे क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का आपके पास एक कोई फ्लैश कार्ड हो जिसके ऊपर क्यूबॉइड बना हुआ हो, आप उसके ज़रिए से आप पढ़ा सकते हैं। कंक्रीट मटेरियल का क्या मतलब हुआ? कोई भी रियल मटेरियल उसके इन्वायरमेंट में है, उसको आपने इस्तेमाल करना है लेसन के दौरान। तो बहुत सारे ऐसे लेसन्स होते हैं एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, लैंड के बारे में, जियोग्राफी के बारे में सिखाते हो, तो यू हैव ऑप्शन टू गो एंड गेट द रियल मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग अबाउट लीफ, ठीक है, लीफ का टेक्सचर कैसा होता है, किस कलर का होता है, तो यू कैन ब्रिंग इट इनसाइड द क्लास। इवन दैट लीफ विल हेल्प यू इन व्हेन यू आर टीचिंग द साउंड ल आप पढ़ा रही हैं तो लीफ लेके आके आप दिखाएं। अब जो है ना, नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो रूटीन। इसका क्या फायदा होगा? टीचर जो है ना एक फिक्स रूटीन को फॉलो करें। फिक्स रूटीन को फॉलो करते हैं तो बच्चे को जो है ना उस इन्वायरमेंट में सेफ एंड सिक्योर महसूस करता है। बच्चा उस इन्वायरमेंट में बैठा हुआ है, वो प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट एक्टिविटी टीचर क्या करवा रही है, नेक्स्ट क्या पढ़ाएगी, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगा। तो वो
सिक्योर महसूस करता है और वो प्रिडिक्टेबल रूटीन उसका चल रहा हो, तो ग्रेजुअली क्या होता है, वो टाइम का पाबंद हो जाता है बच्चा और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती हैं। टीचर रूटीन को किस तरह से फॉलो करती हैं किसी क्लासरूम में? जैसे सर्कल टाइम होता है सबसे पहले, इफ़ यू आर गोइंग फॉर असेंबली दैट्स अप टू यू। फिर आप ग्रीटिंग टाइम रखते हो, फ्री टाइम, कॉन्सेप्ट टाइम, इसके बाद लंच टाइम करवाते हैं बच्चों का, फिर आउटसाइड टाइम, फिर आप रिकॉल टाइम या रिव्यू टाइम होता है कि पूरा दिन उन्होंने क्या पढ़ा, उसको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। फिर उसके बाद एंड में या पॉइंट टाइम होता है या आप स्टोरी टाइम, ठीक है। तो ये बच्चा जो है ना, इनमें से कोई ना कोई एक एक्टिविटी में वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, तो वो उस वजह से जो है ना बाकी एक्टिविटीज़ में भी इंगेज रखता है कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, दे विल टेल यू दिस इज नाउ फ्री टाइम, राइट। जैसे उन्होंने लंच किया है तो आप पूछते हैं कि नाउ व्हाट, दिस इज आउटसाइड टाइम। तो वो बच्चा ग्रेजुअली क्या होता है, टाइम के नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मल्टी सेंसरी लेसन्स। मल्टी सेंसरी लेसन्स का मतलब ये है कि बच्चे को एक लेटर जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप लेटर लेटर पढ़ा रहे हो, इसका पिक्चर आप दिखा रहे हो तो बच्चा किस सेंस को इस्तेमाल कर रहा है, थ्रू साइट। वो देख रहा है कि वो किस तरह से लिखते हैं या कैसा होता है, करते हो, और किस सेंस को इस्तेमाल कर रहे हो, टच, ठीक है। बच्चा टच सेंस को इस पे अप्लाई कर रहा है, देन यू आर प्रोनाउंसिंग दिस इज साउंड पैरेट, पैरेट, से इट पैरेट। फिर जब आप साउंड अदा कर रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले आपने क्या किया, सी, बच्चे ने देखा, फिर उसको सेंस के जरिए से ट्रेस किया, फिर वो आपको क्या कर रहा है, सुन रहा है, फिर वो क्या करेगा, अदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो है लेसन जो है उसमें आप मल्टी सेंसेस इस्तेमाल में लाएं। मल्टी सेंसेस का मतलब बच्चे को कोई मटेरियल देखने का भी मौका देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देख रहे थे, then there are some pictures, okay, give the child opportunity to see the pictures, okay. If you have a concrete material, it's well and good, they will touch, they will manipulate that material, और इसके अलावा आप ये ऑप्शन भी अपना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 6 वोकैबुलरी दिया हुआ है फॉर दिस साउंड, राइट। यू विल प्रोनाउंस these all, students will listen and then they will say that words, they will pronounce that sound and say that all words. Next point is body language. What does it mean? Body language. जैसे कि आप बच्चे को रिसीव करते हैं सुबह, तो you should be excited, ठीक है, you should show your excitement, ठीक है। Wow, welcome to the class. Oh, I really happy to see you today. Okay? Wow, ahad aa gaye, right? So call their names and greet them with excitement. ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो के यू आर रेडी टू रिसीव देम, यू आर रेडी देयर टू वेलकम एंड लर्न न्यू थिंग्स ऑन दैट डे, राइट। तो इसलिए वो बच्चा भी एक्साइटेड होगा। जैसे आपका जो एक्टिविटी है ना, उसके हिसाब से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ यू आर सिंगिंग a poem in the class, आप poem singing कर रहे हो, ठीक है, ये उसमें किस तरह से सिंग करोगे, यूं खड़े होके, no, you need to move, you need to sing with energy,
ठीक है, ताकि वो बच्चे भी खुश होके उसमें हिस्सा ले लें। ठीक है, टीचर का बॉडी लैंग्वेज उसमें डिफरेंट होगा। इसमें बहुत शौक से हिस्सा लेते हैं। यस, फॉर एग्जांपल आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, स्टोरी सुना रहे हैं, तो तब टीचर का बॉडी लैंग्वेज फुल ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ एक्सप्रेस करें उस स्टोरी के अंदर क्या है। खौफनाक स्टोरी है या बहुत जो है ना एक्साइटिंग है, ठीक है, कोई सबक आमोज स्टोरी है, तो उसमें भी आपका एक बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज वहाँ पे चाहिए होता है, ताकि बच्चे उस स्टोरी के अंदर रहे। टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो उस लेसन के अंदर, उस स्टोरी के अंदर, उस पोम के अंदर वो टीचर खुद हो, ठीक है, वो खुद इन्वॉल्व हो जाए, तो फिर बच्चे भी इंजॉय करते हैं। एंड टीचर शुड बी लाइवली देयर फ्रॉम द डे स्टार्ट टू द एंड with lots of energy to handle the students, and she is there for them. क्या फर्क पड़ेगा बच्चों के ऊपर, वो भी एनर्जी महसूस करेंगे। टीचर थकी हुई है, टीचर थकी हुई है, थोड़ी देर का लेसन उसने दे दिया, फिर उसके बाद थकी हुई है, साइड पे बैठ के कॉपियाँ बना रही है, या कोई इस तरह से कि बच्चे रैंडम एक्टिविटीज़ में हैं। इज दैट गुड? नो। जब टीचर एनर्जेटिक है, ठीक है, बच्चे भी उसमें एनर्जी फील करेंगे और उनकी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। ठीक है।